हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। मैं राजेश किचड़, वेलकम टू बैंक एग्जाम प्रिपरेशन 2.0 यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं। एक मोटिवेशन देता हूं आपको स्टार्ट में। आज आज 17 तारीख सितंबर महीना, 17/9, यानी अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन। दूसरा, 17/9 को क्या मनाया जा रहा है अभी 1-2 साल से? बेरोजगार दिवस। बेरोजगार दिवस। आज बेरोजगार है तो अपने लाइफ में एक ये सोचिए, आज विचार कीजिए कि आज मैं इसको बेरोजगार दिवस मना रहा हूँ, पर नेक्स्ट ईयर 17/9/2022 को जब ये आएगा, ये दिन वापस आएगा, उस दिन मैं इस दिन को बेरोजगार दिवस नहीं, मेरे लिए एक रोजगार होगा मेरे पास। मैं एक अच्छी खासी नौकरी पे होऊंगा, बैंक में, जहाँ भी आप नौकरी मतलब आपकी इच्छा है वहाँ आप एक नौकरी पर होंगे। तो ये आपके लिए एक बेरोजगार दिवस नहीं होगा। तो ये आप एक मतलब मन में लीजिए, एक मोटिवेशन लीजिए इस चीज से, ना कि इसको बेरोजगार दिवस डोल पीटिए। कुछ करने का निश्चय कीजिए। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हम अभ्यास सीरीज के सॉल्यूशंस देख रहे हैं हम, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। A and B alone can complete a work in 12 days and 15 days respectively, while C can destroy the same work in 30 days. If all the three working for alternate days starting with A and ending with C, then find in how much time the total work will be completed. A कितने दिन में काम कर रहा है? 12 दिन में। B कितने दिन में काम कर रहा है? 15 दिन में। C कितने दिन में उस काम को डिस्ट्रॉय कर रहा है? 30 डेज में। इसको हम डिस्ट्रॉय कर रहा है तो माइनस में लेंगे, और बाकी जो कर रहे हैं उनको प्लस में ले लिया। तो यहाँ पे अगर हम एलसीएम लें, मतलब टोटल वर्क, तो वो 60 आएगा। अगर हम 60 एलसीएम लिया तो यहाँ से अपने पास ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी? आप कहोगे 60/12 है, यानी 5। बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 4। सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी? -2। -2 आ गई। ठीक है। अब तीनों स्टार्ट करते हैं वैकल्पिक डेज पे। मतलब अगर पहले दिन ए काम कर रहा है तो दूसरे दिन बी करेगा, तीसरे दिन सी करेगा, फिर वापस चौथे दिन ए करेगा, फिर पांचवें दिन बी करेगा, फिर सी करेगा। ऐसे करते करते ये एंड में टोटल 60 काम करेंगे। ठीक है। ए पहले दिन गया, कितना काम किया? 5। बी दूसरे दिन गया, कितना काम किया? 4। सी तीसरे दिन गया, कितना काम किया? -2। फिर ए की बारी आई, 5, फिर 4, फिर -2। ये ऐसे ही चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? जब तक 60 काम नहीं हो जाता। ठीक है। तो ये देखिए, ये रिपीट हो रहा है ना। ये 3 दिन में कितना काम हो रहा है ओवरऑल देखें तो, पर 7 काम हो रहा है ना। पर अपने को लास्ट में थोड़ा माइनस भी करना पड़ रहा है, इसलिए 7 से हम डायरेक्ट 60 पे नहीं जाएंगे। हम कहाँ पे जाएंगे? 60 में से 7 कम करो, 53 आया ना। 53 के आसपास 7 का मल्टीपल क्या है? 49। तो हम 49 तक जाएंगे। तो 49 वर्क ये 7 की इफिशियंसी से कितने दिन में करेंगे? 7। तो एक्चुअल में कितने दिन में करेंगे वो? 7 × 3 21 डेज में, क्योंकि हम 3 दिन का एक साइकिल ले रहे हैं, उसमें 7 वर्क हो रहा था एफिशिएंसी से। ठीक है। नेक्स्ट डे, 3 दिन पूरे हो गए ए बी सी के, ये 7 दिन। अब किसकी बारी आएगी? ए की बारी आएगी। तो ए कितना काम करेगा एक दिन में? यहाँ तक 49 काम हो गया ना। ए कितना काम करेगा? ए 5 वर्क करेगा नेक्स्ट डे। ठीक है, ये काम हो गया। फिर बी की बारी आएगी, उसने कितना किया? 4, एक दिन और लग गया। फिर सी की बारी आएगी, उसने वापस -2 कर दिया, एक दिन और लग गया। फिर ए की बारी आई, 5, एक दिन और लग गया। टोटल काम कितना हो गया यहाँ तक? 49 + 5 54, 54 + 54 58, 58 में से 2 कम 56। तो 56 हो गया था, तो अपने को ये कितना काम करना था? सिर्फ 4 ही काम करना था। जबकि ए कितना काम कर रहा है एक दिन में? 5 काम कर रहा है। तो एक दिन में अगर वो 5 काम कर रहा है तो उसको 4 काम करने में कितना टाइम लगेगा? 4/5। तो यहाँ ये लास्ट वाला पूरा दिन नहीं लगेगा, यहाँ पे इसको 4/5 डेज ही लगेंगे।
तो टोटल कितना हो गया 21 प्लस 123 प्लस 4/5। इसको हम एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो ये तो 24 हो गया। तो 24 इंटू 5 120, 120 प्लस 4 124/5 ये आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने किया क्या है। डायरेक्ट आपको 60 तक नहीं जाना, उसके 60 में से जितना काम हो रहा है 3 दिन में क्यों नहीं जाना। कई बार क्या होता है जैसे आपसे मतलब ये मल्टीपल आता, जैसे ये 60 का 10 जो टोटल वर्क था वो यहाँ से आपके पास 10 आता, तो आप क्या करते 60/10, ये लो 6 × 3 18 दिन लग जाएंगे। नहीं, गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? जैसे अगर आपने ये 5 दिन लिया होता यहाँ 5 बार, तो ये 50 वर्क हो गया होता। और ए 5 काम कर रहा है, बी 4 ही काम कर रहा है। बी को मैंने यहाँ पे 7 मान लेता हूँ और सी -2 ऐसे मान लेता हूँ ताकि वो 10 हो जाए। ठीक है, तो फिर 50 किया तो फिर ए की बारी आई, उसने 55 कर दिया। फिर बचा कितना है? सिर्फ 5 ही बचा है ना। तो बी 7 काम करता है एक दिन में, तो ये बी कर देगा 5 काम। तो सी की बारी नहीं आएगी, सी डिस्ट्रॉय करेगा क्यों? हम पहले क्या करवा रहे हैं, अगर ऐसे करेंगे तो बी से बोला कि तू काम कर दे, तो बी ने 7 काम किया मतलब 62 तक पहुंच गया। फिर सी आया, उसने -2 किया, फिर वापस आगे जाके ज्यादा काम करके वापस क्यों आ रहे हो? जितना करना है उतना करो ना। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 82। अन अकेडमी के कुल राजस्व का 60% ऑनलाइन पाठ्यक्रम से आता है जबकि 6 शेष ऑफलाइन पाठ्यक्रम से आता है। मान लो टोटल 100 रुपए आते हैं उसके पास, 60 कहाँ से आते हैं? ऑनलाइन से। प्लस 40 कहाँ से आते हैं उसके पास? ऑफलाइन से। हो गए टोटल 100। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? यदि अनअकैडमी ऑनलाइन पाठ्यक्रमों में और ऑफलाइन पाठ्यक्रमों की अपनी फीस में क्रम से 30% और 20% इंक्रीज करता है। 60 का 30% कितना हो गया? 18 इंक्रीज करेगा। 40 का 20% क्या हो गया? +8। तो ओवरऑल कितना इंक्रीज हो रहा है? 26 इंक्रीज हो रहा है ना। किस पे इंक्रीज हो रहा है? 100 पे। तो परसेंटेज निकालेंगे तो ये कितना आ गया? 26%। बस यही क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इसमें। लैंग्वेज ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाएंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्ड। Ajit invested Rs 30,000 at the rate of X% for 2 years on compound interest and gets total amount of Rs 36,300। ठीक है, तो यहां से हम रेट निकालेंगे। 2 ईयर है, सी आई है, तो सी आई रेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे? अंडर रूट अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल करते हैं। ये 2 ईयर है तब ये कर रहे हैं। अगर 3 ईयर होता तो यहाँ हम क्या करते? क्यूब रूट करते। पर अपने पास यहाँ पे कितना है? 2 ईयर ही है, तो हम रूट लेंगे। तो अब आगे सोल्व करते हैं। तो आगे हो क्या रहा है? रूट लेंगे तो ये अमाउंट था, ये प्रिंसिपल था, सॉरी 30,000। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो, 3 से काटोगे ऊपर नीचे, तो √121/100 आ गया। तो ये 11/10 आ गया ना। ये अमाउंट, ये प्रिंसिपल, मतलब इंटरेस्ट कितना हुआ? 1 का। प्रिंसिपल कितना है? 10। तो रेट क्या हो गई? 10% हो गई रेट। हाँ जी, हो गई। हो गई। तो आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आगे वो क्वेश्चन बोल रहा है इफ अजीत इन्वेस्टेड सेम अमाउंट एट द रेट ऑफ x + 5%। x 10 आया था, तो 10 + 5 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 2 ईयर एट द सी आई। 15% का सी आई 2 साल का ओवरऑल परसेंटेज कैसे निकालेंगे? 15 + 15 + 15 × 15/100। तो यहाँ से ये तो 30 आ गया और ये आ गया 2.25। तो ओवरऑल परसेंटेज क्या हो गया? 32.25% सी आई 15% पे। ठीक है, सेम अमाउंट, सेम अमाउंट पहले कितना था? 30,000। इसका 32.25% क्या हो जाएगा? परसेंट हटाएंगे तो अपॉन में 100।
यहाँ से 2 जीरो ये पॉइंट हटाया तो नीचे 2 जीरो और आ गए, तो ये टोटल 4 जीरो, इस 4 जीरो से कट गई, तो ये ओवरऑल आ कितना गया, 9675 इंटरेस्ट आ गया। अब आप कहोगे ऑप्शन नहीं है, रुको क्वेश्चन पूरा पढ़ो। देन फाइंड 3 टाइम्स ऑफ इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट का 3 टाइम पूछ रहा है, ये इंटरेस्ट आया ना, तो इसका 3 टाइम क्या होगा, वो पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो 3 टाइम क्या होगा, 3 × 9675, इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ गया 522029, 29,025। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी। Aditi bought a table at RSP and sold it at RSR by earning a profit of 40%. ओके, प्रॉफिट कितना है उसके पास, 40%। मीन्स 40% क्या होता है, 2/5। ये अगर सी आई है तो ये प्रिंसिपल, ये सॉरी ये प्रॉफिट हो गया, तो सी आई से एस आई का रेशियो क्या आ गया, 5:7 रेशियो आ गया। ठीक है। इफ Aditi would had bought the table at 20% less and sold it at Rs 52 less, then she would had made a profit at of 10%। अगर वो 20% लेस पे बोट करती तो उसका सी आई अगर 20% कम होता, तो 5 का 20% क्या होता है, 1, तो 5 में -1 और उसका सीपी होता, तो उसको 10% प्रॉफिट मिलता। 10% प्रॉफिट मिलता तो 4 का 10% कितना होता है, 0.4। तो ऐसा ही क्या हो गया, 4.4। अब वो क्या कह रहा है कि जो अपने पहले ऐसा ही था उससे बेहतर 52 में कम में बेचता, तो यहाँ अपने पास डिफरेंस कितना आ रहा है रेशियो में, 2.6। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 52, तो यहाँ से एक की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, 20। पूछ क्या रहा है, तो उसने देन फाइंड वैल्यू ऑफ आर माइनस पी। आर माइनस पी मतलब क्या पूछ रहा है, प्रॉफिट पूछ रहा है। स्टार्टिंग में आर क्या था, एस पी, पी क्या था, सीपी। तो स्टार्टिंग में अपने पास डिफरेंस कितना था इनका, 2। तो इस 2 की वैल्यू पूछ रहा है, एक की वैल्यू 20 तो 2 की वैल्यू 40। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Two vessels A and B contain a mixture of milk and water, the ratio of 2:1 and 5:4 respectively. And another empty vessel C, capacity of 150 liter, is filled completely from the mixture of these two vessels such that the resulting mixture contains milk and water in the ratio of 3:2। लास्ट में हो कितना रहा है, 3:2 में। रेशियो में टोटल कितना है, 5। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल कितना है, सी की कैपेसिटी 150, तो एक की वैल्यू 30, तो ये कितना हो गया 90, ये क्या हो गया 60, ये हो गया 90 मिल्क था, 60 वाटर था। इसमें से अगर मैं बी का बाहर निकाल दूं तो ए का बचेगा। हाँ जी, बी का कितना था मिल्क, 5 यूनिट, बी का वाटर कितना था, 4 यूनिट। इसमें से अगर मैं बाहर निकाल दूं तो यही बचेगा, 2:1 में मिल्क और वाटर। हाँ जी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या आ गया ये, 90 माइनस 5 यूनिट। रुको जरा, एवरेज का जो एलिगेशन लगता है यहाँ पे वो भी बताऊंगा ना, रुको तो सर। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 यूनिट, ये 8 यूनिट इधर गया तो ये 3 यूनिट, 3 यूनिट, और ये यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू अपने पास आ गई 10। तो टोटल कितना था बी का, 9 यूनिट, तो 9 की वैल्यू 90। ये आंसर था इसका। अब बताता हूँ मैं आपको एलिगेशन। एलिगेशन में जैसे या तो एक चीज को आपको मानना पड़ेगा कि आप मिल्क से कर रहे हो या वाटर से कर रहे हो, किसी से भी करो दोनों से सेम ही रहेगा। अगर आप मिल्क से करते हो तो वेसल ए में मिल्क कितना है, 2/3। बी में मिल्क कितना है, 5/9।
मिक्स किया टोटल सी में मिल कितना है 3:5। क्या ये आपस में कट रहे नहीं कट रहे? तो यहाँ 9 है यहाँ 5 है, क्या मैं पूरे को इंटू 45 से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे? तो इसको 45 से मल्टीप्लाई किया तो ये तो इससे कट गया, तो ये आ गया 30। ये कितना आ गया 25। ये आ गया 9×3 = 27। तो यहाँ से ये डिफरेंस 3 का आ गया और ये डिफरेंस 2 का आ गया, 2:3 आ गया अपने पास। ये है इनिशियल क्वांटिटी का। इनिशियल क्वांटिटी टोटल अपने पास कितनी थी 150 लीटर, जो कि सी की थी, क्योंकि टोटल मिलाया ना ए और बी का जितना भी था ना वो सारा उसके अंदर मिला दिया। तो सी में क्या हुआ, जो ए का टोटल बी का टोटल दोनों का एडिशन, और सी कितना है 150 का। तो 2:3 में टोटल 5 हो गया, 5 की वैल्यू 150 तो एक की वैल्यू 30, तो बी की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 90। ये एक एलिगेशन था, तो ऐसे भी कर सकते हो आप, एक ही बात है, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A train P running at the speed of 36 km per hour cross a platform which is half of its length in 1.5 minute। ट्रेन चल रही है अकेली 36 की स्पीड से चल रही है किलोमीटर पर आवर, तो हम इसको अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करें तो क्या होगा 36 इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या आ गया 10 मीटर पर सेकंड। अब वो खुद को और प्लेटफॉर्म को, अगर किसी प्लेटफॉर्म को अगर वो क्रॉस कर रही है तो उसमें खुद की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की दोनों की लेंथ कवर होती है। तो 1.5 मिनट बोले तो 90 सेकेंड, तो 90 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी, आप कहोगे 900 मीटर। हाँ जी, ये 900 मीटर में क्या क्या है, ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ दोनों है। प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है, ट्रेन की लेंथ की हाफ है, तो अगर प्लेटफॉर्म की एक है तो ट्रेन की कितनी हुई 2 प्लेटफॉर्म, तो यहाँ से प्लेटफॉर्म की वैल्यू क्या आ गई 300, तो ट्रेन की लेंथ क्या आ गई 600। ये आप ओरली भी देख सकते थे क्योंकि वो उसका हाफ हो रहा था, तो ये मैंने आपको बता दिया सोल्व करके। फाइंड द टाइम इन विच ट्रेन P crosses another train Q whose length is 2 times of train P। ट्रेन P की लेंथ कितनी थी 600, एक ट्रेन है उसकी लेंथ इससे भी डबल है, तो उसकी लेंथ कितनी होगी 1200। अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं और क्यों जो ट्रेन है वो 72 की स्पीड से जा रहा है, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों की स्पीड ऐड होती है, 36 + 72 1808। इसको अगर आप मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो यहाँ से 30 मीटर पर सेकंड आ गया। अब ये 1800 जो टोटल लेंथ थी 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कितने सेकंड में कवर करेंगे, तो 1800/30 60 सेकंड। यही पूछा था क्वेश्चन में, कुछ नहीं पूछा, बस घबराया मत करो क्वेश्चन से, कोशिश तो करो, इजी बन जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम स्कोर 135 in the reasoning and 165 in quant। Shivam score 140 in reasoning if average score of Shivam is 10 more than the average score of Ram in both the subject। राम का एवरेज स्कोर क्या आ जाएगा 135 + 165/2, दो ही सब्जेक्ट है, तो ये आ गया 150 एवरेज यहाँ से। शिवम का इससे कितना है 10 ज्यादा है एवरेज, तो 160 हो गया, ठीक है जी 160 हो गया एवरेज आया उसका। 140 उसकी अगर रीजनिंग में है तो क्वांट में उसके कितने हो गए, एवरेज से अगर एक में 20 कम है तो दूसरे में 20 ज्यादा होंगे ना, तो 180 हो गए क्वांट में। अब वो बोल रहा है आगे, देन फाइंड एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय राम एंड शिवम इन क्वांट। इसके पास तो 180 थे शिवम के पास, राम के पास 165 थे, अपॉन 2 कर दो यहाँ से, तो ये हो गया 345/2 172.5। ये एवरेज मार्क्स आ गए इनके क्वांट के। बस कुछ नहीं करना था, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी थी जो कि आप 10 से मिनिमम 5 से 6 सेकंड में कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। In a business, investment of B is 25% less than A, that of A।
इन्वेस्टमेंट के क्वेश्चन में हमेशा मैंने आपको हर वीडियो में, ये 5th वीडियो है ना, हर वीडियो में क्वेश्चन आया है और मैंने यही बताया, प्रॉफिट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। बस यही होता है और कुछ नहीं होता। ए इन ए बिजनेस इन्वेस्टमेंट ऑफ बी इज 25% लेस देन दैट ऑफ ए। अगर ए का 4 है तो बी का 3 हो गया, 25% लेस मतलब 1/4। एंड सी इन्वेस्टेड आर एस 9,000। ठीक है, आफ्टर 6 मंथ, मतलब ये 6 मंथ के लिए लगाया था। ठीक है, आफ्टर 6 मंथ्स क्या कर रही है, ए एंड बी हैव इंक्रीज देयर इन्वेस्टमेंट बाय 25%। तो इस 4 को 25% से इंक्रीज किया, मतलब एक ज्यादा किया, एक ज्यादा किया तो कितना हो गया, 4 + 1 5, 6 महीने बाद 5। इसको 33.33% यानी 1/3 से इंक्रीज किया, तो 3 को 1/3 से इंक्रीज करोगे मतलब 1 इंक्रीज करना है, तो ये भी 4 हो गया, इंटू 6, इंटू 6। और ये सी ने कोई चेंज नहीं किया 12 मंथ के लिए। तो क्या मैं यहाँ से 6 से 6 काट सकता हूँ, सब में कॉमन आ रहा है, यहाँ ये 2 आ गया। तो यहाँ प्रॉफिट का रेशियो क्या आ जाएगा, 9:12 रेशियो 18,000। ये यूनिट में आएगा, मतलब यहाँ पे ये एक डायरेक्ट रेशियो नहीं है। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ आफ्टर द एंड ऑफ 1 ईयर प्रॉफिट शेयर ऑफ ए एंड सी इज इक्वल टू, ये प्रॉफिट शेयर अगर इक्वल होता, यानी फाइंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ बी। प्रॉफिट शेयर, आपको प्रॉफिट कुछ दिया नहीं है तो आप कैसे निकालोगे, नहीं निकाल सकते। सी एंड डी इसका आंसर होना चाहिए। आई थिंक इस क्वेश्चन में है ना, मतलब टोटल प्रॉफिट या फिर सी का प्रॉफिट या कुछ ना कुछ दिया हुआ था, वो टर्म मिसिंग है। वरना यहाँ पे एक सी एंड डी ऑप्शन होता, तो सी एंड डी नहीं है तो हम नन ऑफ दिस लगा देंगे वैसे। पर इसमें जैसे अब आप कहोगे कि ये 9 यूनिट की वैल्यू 18,000 आ गई, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2,000 आ गई, तो 12 यूनिट की वैल्यू 24,000 आ गई, है ना, दिमाग तो चलता ही है फिर। नहीं, गलत है ये। क्या मैं इस 9 को काट सकता हूँ, हाँ जी। तो ओवरऑल तो अपने पास 1:1 आएगा ना, क्या ये 27:27 भी हो सकता है, ये 36:36 हो सकता है, ये 100:100 हो सकता है, हाँ जी हो सकता है, पर आएगा तो 1:1 ही ना, कुछ नहीं याद कर सकते आगे हम। अगर अपने को एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी हुई है तो हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए सी एंड डी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल विच लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। एक ये रेक्टेंगल है, ये लेंथ 8 है, ये लेंथ 6 है, यहाँ ये राइट एंगल बनता है, तो ये लेंथ इसकी 10 हो जाएगी। आर इक्वल टू हाइपोटेनियस ऑफ ए राइट एंगल आइसोलेसिस ट्राइंगल। ये 10 हो गई, ये आइसोलेट ट्राइंगल है तो संधिबाहु त्रिभुज हो गया, तो ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे। ये दोनों साइड इक्वल होती हैं, तो क्या मैं इस 10 को ये लिख सकता हूँ 5√2 इंटू 5√2, तो ये साइड हो जाएगी 5√2, ये भी हो जाएगी 5√2। अब आप कहोगे कि ये कैसे कर दिया, मान लो ये एच थी तो ये भी एच हो गई, तो हाइपोटेनियस निकालने के लिए क्या करोगे, h² + h² अंडर रूट लोगे, फिर 10 आ गया, रूट हटाओगे तो 2h² = 100, तो h² = 50, तो h = 5√2। ये एक याद रखना, अगर जैसे स्क्वायर होता है ना, तो उसमें भी अगर ये साइड ए है, ये ए है, तो ये जो डायगोनल होता है ये a/√2 ही होता है। यही तो है राइट एंगल आइसोलेशन राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये a√2 होता है, इसलिए मैंने फिर इसको a√2 में चेंज किया था, तो a यहाँ पे 5√2 था, तो ये साइड 5√2 आ गई। आगे क्वेश्चन कह क्या रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज हाउ मच मोर। इसका एरिया कितना आ गया, 8 × 6 48। इसका एरिया कितना आ गया, 1/2 इंटू बेस 5√2 इंटू हाइट 5√2। तो इस 2 से ये √2 और √2 कट गए, तो ये 25 आ गया। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, 23 का। बस यही क्वेश्चन में पूछा है। जो भी मेंसुरेशन के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में बहुत इजी आते हैं, क्योंकि उसको पता है आपने 95% स्टूडेंट ने ये नहीं कर रखे होते हैं, इसलिए वो जिसने भी कर रखे हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए बहुत इजी क्वेश्चन देता है। तो इसका थोड़ा सा बेसिक आप देख जरूर लेना, क्वेश्चन बहुत इजीली स्मूथली हो जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन 90, find the many words can be formed from the word combination such that vowel will always comes together। एक वर्ड आपको दिया हुआ है कॉम्बिनेशन, इसमें जितने भी वोवल हैं सारे एक साथ रहने चाहिए। कौन से हैं वोवल, आप सारे एक साथ कर लो, ओ, आई, ए, आई, ओ, ये वोवल हो गए। तो बचे हुए कॉन्सोनेंट है सारे, वो क्या है, सी, एम, बी, एन, पी और एन, ये हो गए। तो ये अगर आप इसको एक लेटर मान लो, अगर आप इसको एक लेटर की तरह मान लो तो ये पूरे में एक साथ रहेगा। तो ये एक लेटर हो गया, तो ये कितने हो गए टोटल लेटर यहाँ पे, 7 लेटर। तो इनको अरेंज करने का तरीका 7 फैक्टोरियल। बट ये जो 5 वोवल हैं ये भी तो आपस में चेंज हो सकते हैं, जैसे ओ आई ए आई ओ लिखा हुआ है, ये हो जाए आई ए ओ आई ए। ऐसे तो ये 5 लेटर हैं, तो 5 का फैक्टोरियल हो गया। डिवाइड किससे करते हैं, जो भी कॉमन लेटर होते हैं जितनी बार आए हुए थे। ओ कितनी बार आया है, 2 बार। आई कितनी बार आया है, 2 बार। ए कितनी बार आया है, 1 बार। तो इससे करो चाहे मत करो क्योंकि एक ही आता है 1 फैक्टोरियल, ठीक है। उसके बाद आया हुआ एन 2 बार, तो ये 2 फैक्टोरियल, बस यही होता है। 7 फैक्टोरियल अब होता क्या है, 7 को तब तक मल्टीप्लाई करते रहो जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। 5 फैक्टोरियल क्या हो गया, 5 को तब तक मल्टीप्लाई करो जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। ऐसे 2 में क्या होता है, 2 को तब तक मल्टीप्लाई जब तक 1 ना आ जाए। ये एक एक का तो कोई मतलब नहीं है, तो 2 2 4, तो ये कट गया 1, और इस 2 से ये 2 कट गया। तो ये हो कितना गया, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 4 24, 24 इंटू 5 120, और ये 120 इंटू 5 600, 600 इंटू 6 3600। तो लास्ट में बच क्या गया, 3600 इंटू 7, 0 0 7 6 42, 7 लगी 4 7 21 और 5 21 और 4 25,200। तो मैंने यहाँ पे एक 3 खा गया मैं, ये वाला, ये वाला अगर 3 में वापस मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 75,600। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो गया। कुछ नहीं था, बस नॉर्मली क्वेश्चन है। आप थोड़ा बहुत इसके बारे में अगर आपको पता होता कैसे करना है, जैसे ये वोवल वाले को मैंने एक लेटर मान लिया, तो ऐसे आप जैसे कॉन्सोनेंट को बोलता कि अगर कॉन्सोनेंट एक साथ हो सारे, तो सारे जितने भी कॉन्सोनेंट हैं उसको आप एक साथ मान लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, P men working together can complete a piece of work in 10 days, and P minus 4 women working together can complete same work in 20 days. If ratio of efficiency of a man to that of women is 3:2, ये रेशियो में दे रखी है ना, आप इसको ऐसे ही मान लो कि ये रेशियो नहीं टोटल है, ठीक है। पी मैन थे, एक मैन 3 की एफिशिएंसी से काम करता है, तो 3 पी मैन कितने की एफिशिएंसी से काम करेंगे, 3 पी से। कितने दिन काम करेंगे, ये 10 डेज। तो काम पूरा हो जाएगा, ये टोटल वर्क हो गया। वुमेन के देखेंगे तो पी माइनस 4 वुमेन 2 की एफिशिएंसी से काम करें, 20 डेज लगते हैं उनको काम पूरा करने में, तो भी टोटल वर्क आएगा। दोनों का टोटल वर्क मैंने इक्वल कर दिया, इक्वल कर दिया। तो यहाँ से ये कितना आ गया, मल्टीप्लाई मतलब इसको सोल्व करोगे तो ये एक जीरो से लेके, तो ये पी अपॉन पी माइनस 4 इज इक्वल टू 4/3। एक्चुअल में डिफरेंस कितने का है, 4 का। रेशियो में डिफरेंस कितने का है, 1 का। तो इसको भी 4 बना दो, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 और ये 12। तो यहाँ से अपने पास P बराबर कितना आ गया, 16। अगर टोटल वर्क देखें तो ये कितना आ गया, किसी से भी निकाल लो आप, मैन से निकाल लो या चाहे फीमेल से निकाल लो, 16 इंटू 3 इंटू 10, 480, ये टोटल वर्क हो गया। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देन फाइंड टाइम टेकन बाई P माइनस 2 मैन प्लस P माइनस 7 वुमेन, अगर ये एक साथ काम करें तो कितने दिन लगेंगे। P माइनस 2 यानी कितने हो गए, 14 मैन, 3 की एफिशिएंसी से कितना काम करेंगे, 42। P माइनस 7 बोले तो 9,
9 वुमेन कितने की एफिशिएंसी से काम करेंगे? 2 की से। तो ये 42, ये 18, तो टोटल 60 वर्क करेंगे एक दिन में। तो 480 वर्क करना है उनको, 60 एक दिन में करते हैं तो टोटल कितने दिन लगेंगे उनको? 8 दिन लगेंगे ना। यही ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 92। Amount invested by Ravi is Rs 5,000 more than 5,000 more than amount invested by Raju in a partnership business. If ratio of period of investment of Ravi to that of Raju is 5:4. कौन कौन है? रवि, राजू। इसने x लगाए, इसने y लगाए। इनमें टाइम का रेशियो क्या है? 5:4। ये क्या था? इन्वेस्टमेंट। ये क्या था? टाइम। प्रॉफिट हमेशा क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है ना। ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं? 16,000 रुपये रवि लेता है तो बच्चे टोटल 24,000 में से 16,000 रवि ने ले लिए, तो 8,000 राजू लेगा। तो 16,000 और 8,000 का रेशियो क्या हो गया? 2:1। अब इस 4 को y से मल्टीप्लाई करूं तब मेरे पास 1 आना चाहिए। तो ये कब आ सकता है? जब इस y की वैल्यू अगर मैं 1/4 हो तब आ सकती है। इस 5 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मैं 2 आ जाए? तो अगर x की वैल्यू अगर 2/5 हो तो आ जाएगा। तो x ये आ क्या गया? 2/5 अपॉन 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 8:5 आ गया ना ये। तो ये जो 3 का डिफरेंस है यहाँ पे इनकी इन्वेस्टमेंट में, उसकी वैल्यू अपने को 5,000 दी हुई है। तो एक अपने से पूछ किसकी रहा है? राजू की। 5 की वैल्यू पूछ रहा है, 1 की वैल्यू, 3 की वैल्यू 5,000। तो 1 की वैल्यू 5,000/3 इंटू 5 यानी 25,000/3। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। 93। आज आर इनकम is 30% more than Q's income and P's income is 80% of R's income। ठीक है। इनकम की बात कर रहा है तो रेशियो में बात कर रहा है पी क्यू आर। ओके। पहले बोल रहा है क्यूज इनकम इज, आर्स इनकम इज 30% मोर देन। अगर क्यू की इनकम 10 है तो आर की इनकम 13 हो गई। क्या हो गया? हाँ 13 हो गई, आपको समझ में आना चाहिए। अब वो बोल रहा है कि आर्स इनकम, हीज इनकम इज 80%, तो 13 का तो 80% निकालोगे आप पॉइंट में जाएगा। तो क्यों ना पहले ही एक एक जीरो एक्स्ट्रा लेके चल लो। तो ये 130 हो गया। 130 का 80% 104। ये रेशियो आ गया। आगे बोला इफ क्यूज इनकम इज 2,000 लेस देन पीज इनकम। जो ये 4 है ना, कम है ना, इसकी वैल्यू आपको 2,000 दी हुई है। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 500। आगे क्वेश्चन देन फाइंड एवरेज इनकम ऑफ क्यू एंड आर। रेशियो में क्यू और आर की टोटल कितनी हो रही है? 230। उसका एवरेज लेंगे तो 115। तो 115 रेशियो में हो रही है तो ओवरऑल कितनी हो जाएगी? 115 इंटू 500 बोले तो 57500। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है, एफर्ट्स ठीक लग रहे हैं आपको, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आने वाले 1 या 2 दिन के अंदर मैं आरआरबी पीओ मेंस प्रीवियस ईयर का पेपर मैथ एंड रीजनिंग दोनों कराऊंगा अलग अलग दिन पे। तो वो देखने के लिए आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी अगर आप बेल आइकन प्रेस करोगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 94। Shivam invested Rs 3P in a scheme offering 20% per annum at SI for 5 years and received total investment interest of Rs 13,200। एक बात बताओ, रेट 20% थी, टाइम 5 ईयर है, तो ओवरऑल रेट क्या आ गई? 100% आ गई। अगर 100% की वैल्यू 13,200 है तो प्रिंसिपल भी तो 100% ही होता है, तो वो भी 13,200 ही हो गया। और प्रिंसिपल अपने को दिया हुआ कितना है? 3P। 3P की वैल्यू अगर 13,200 है तो P की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई? 4400, 4,400। ठीक है। इफ ही इन्वेस्टेड Rs 10P, अगर 10P इन्वेस्ट करता तो 44,000 इन्वेस्ट करता। ठीक है।
फिर आ गया 10% CI। 10% CI बोले तो 21% 2 ईयर का। 3 ईयर का बोले तो 33.1। तो ये 21/100, तो यहाँ से अपने पास इंटरेस्ट आ जाएगा। देन फाइंड अमाउंट रिसीव्ड बाय हिम, तो इंटरेस्ट कितना आ गया यहाँ से 9,240। अब ये अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस, प्रिंसिपल ये नहीं है ना, हाँ प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो ये हो गया 4409 53,240। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सॉरी। Amit marks an article 50% above its cost price and allowed 20% discount on it. 50% अबव पे किया, अगर CP 2 था तो MP 3 हो गया। क्या मैं इसको 200-300 मान लेता हूँ ताकि आगे कैलकुलेशन इजी रहे। 20% इसके ऊपर इसने डिस्काउंट दिया, तो ये 20% 300 का कितना होता है 60, तो ये हो गया 240 SP हो गया। अब वो क्वेश्चन में क्या हो रहा है, हैड ही अलाउड ओनली 30% डिस्काउंट ऑन आर्टिकल, अगर इसके ऊपर वो 30% का डिस्काउंट देता तो SP कितना हो जाता, 210 हो जाता। देन ही वुड एंड RS 75 लेस, तो ये कितना कम कमा रहे हैं, यहाँ रेशियो में देखो 30 कम कमा रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं 75 कम कमा रहा है। CP पूछ रहा है 30 की वैल्यू, तो 75/30 इंटू CP कितना है 200, 0 से 0, 3 से ये 25, बोले तो 500 CP आ गया। कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़िए, आप आराम से क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 96। ए सॉलिड सिलेंड्रिकल, काफी अच्छा क्वेश्चन है। A solid cylindrical toy is melted to form a solid spherical toy। एक सिलेंडर से अगर अपन वो बना रहे हैं ठोस गोला, गोला बोले तो स्फेयर, तो क्या कभी उसके वॉल्यूम में चेंज होगा, अगर सेम से बनाए नहीं होगा। बट वो कह रहा है कि सिलेंडर का कुछ पार्ट वेस्ट हो गया। ठीक है, रेडियस ऑफ स्फेरिकल टॉय इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल टॉय। अगर स्फेरिकल की हम आर मानते हैं, नहीं सिलेंड्रिकल की अगर आर मानते हैं तो स्फेरिकल की R/2 हो गई, और सिलेंडर की हाइट दे रखी है अपने को 10। इफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टॉय इज 300/7% मोर देन, 300/7% क्या होता है 3/7। अगर ये 7 उसका स्पेरिकल का था तो उससे ये 3 ज़्यादा होगा उसका सिलेंडर का, तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा 10 होगा, मतलब ये 3 वेस्ट हुआ है ना वहाँ। तो अपन अगर सिलेंडर का वॉल्यूम लिखें तो क्या लिखेंगे πr²h, 22/7 R² इंटू 10। अगर अपन स्पेरिकल का वॉल्यूम लिखें तो क्या लिखेंगे 4/3 इंटू πr³ 22/7 इंटू R³ बोले तो R की वैल्यू R/2 है, तो R³ क्या हो जाएगा R³/8, दो का भी तो क्यूब होगा ना। रेशियो क्या हो गया वॉल्यूम का 10/7, तो 22/7 से 22/7 गया, R² से ये गया तो बचा नीचे एक R, इस 4 से ये 8 गया तो ये बचा 2, इस 10 से ये 10 गया। अब अगर अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आया R/6 बराबर 7, तो R बराबर 42। ये R किसकी है सिलेंड्रिकल की। अपने से क्वेश्चन में क्या पूछा है रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल ही पूछा है 42। अगर अपने से स्पेरिकल की रेडियस पूछता तो यहाँ पे उसकी सिलेंडर की हाफ यानी 21 हो जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 97। शिवम अलोन कैन कंप्लीट 40% ऑफ वर्क इन 4 days। फिर 40% वो 4 दिन में कर रहा है तो 100% कितने दिन में करेगा 10 दिन में आपका होगी। ठीक है, शिवम 10 दिन में कर लेगा। एंड प्रशांत एंड हिमांशु टुगेदर कैन कंप्लीट 80% ऑफ द सेम वर्क इन 4 days। अगर 80% वो 4 days में कर रहे हैं तो 100% वो कितने दिन में करेगा 5 दिन में करेंगे। कौन कौन कर रहे हैं प्रशांत प्लस हिमांशु।
इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क आ गया 10, एफिशिएंसी यहाँ से 1, यहाँ से 2। If Prashant is 33.33% लेस efficient देन हिमांशु, इससे ये ठीक है, कोई मतलब नहीं है अभी हमें। देन फाइंड टाइम टेकन बाय शिवम, प्रशांत एंड हिमांशु, तीनों की टोटल एफिशिएंसी पूछ रहा है ना, वो कितना भी लेस हो टोटल एफिशिएंसी यहाँ से कितनी आई, 3 आ गई। कंप्लीट 150% ऑफ द सेम वर्क, तो पहले कितना था 10, उसका 150% क्या हो जाएगा, ये हो गया। कितने की एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं वो 3 से, तो इसको सोल्व करेंगे 0 से 0 और ये 5, तो उन तीनों को 5 दिन लगेंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 98 क्वेश्चन देते हैं, इफ टू कार्ड्स आर ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड्स देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग कार्ड एंड एन एस कार्ड। 52 पत्ते होते हैं टोटल, किंग कितने होते हैं 4, एस कितने होते हैं 4, तो 2 कार्ड निकाल रहे हैं, इन 4 में से एक आने की प्रोबेबिलिटी 4C1, इन 4 में से एक आने की 4C1, टोटल कितने हैं 52, 52 में से 2 निकालने हैं। 4C1 क्या होता है 4 इंटू 4, 52C2 क्या होता है 52 इंटू 51/2, तो इस 2 से ये काटा 26, इस 4 से 2 में बार जाएगा ये 13, तो ये क्या आ गया 8/13 इंटू 51, तो ये 663, तो 8/663 यानी ऑप्शन इज द ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 99, vessel P contains X liter of pure milk and vessel Q contains 60 liter of the milk of mixture of milk and water in the ratio 8:7। Q में 60 लीटर टोटल था, मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है 8:7, तो रेशियो में टोटल क्या हो गया ये 15, 15 की वैल्यू आपको क्या दी हुई 60, तो 1 की वैल्यू क्या हो गई 4, तो इस 8 की वैल्यू क्या हो गई 32, 7 की वैल्यू 21। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कंप्लीट क्वांटिटी ऑफ बोथ द वेसल P एंड Q आर मिक्सड इन एन एम्प्टी वेसल R इफ रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन वेसल R इज 2:1। मिल्क टू वाटर का रेशियो इसमें क्या हो गया 2:1, तो क्या P में वाटर था, नहीं था, सिर्फ Q में वाटर था ना, तो Q में वाटर था वही तो ये 1 होगा, हाँ जी, तो Q में वाटर कितना था 1, ओरिजिनल में कितना था 28, तो मिल्क टोटल कितना हो गया 56, 56 टोटल हुआ, 32 क्यू में था, तो पी में कितना मिल्क हो जाएगा 24, यही पूछा है कि पी में मिल्क कितना था एक्स, एक्स की वैल्यू 24, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 99 और आज का लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, ट्रेन P crosses train Q in 40 सेकेंड while running in the same direction। सेम डायरेक्शन में अगर क्रॉस करती हैं तो उनकी जो दोनों की स्पीड होती है, दोनों की स्पीड होती है उसका जो डिफरेंस होता है वो रिलेटिव स्पीड होती है, हाँ जी। Q रनिंग एट 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर को अगर आप 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा, 18 से 72 गया तो 5 इंटू 4, तो क्यू की स्पीड आ गई 20 मीटर पर सेकेंड। ये ओरली ही करना है आपको एग्जाम में। क्रॉसेस ए 300 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 30 सेकेंड, अगर क्यू 20 की स्पीड से चलते हुए 30 सेकेंड में कुछ क्रॉस करती है तो टोटल कितना क्रॉस करेगी वो 600 मीटर क्रॉस करेगी। इस 600 मीटर में क्या क्या आ रहा है, प्लेटफॉर्म भी आ रहा है प्लस क्यू की लेंथ भी आ रही है क्यू ट्रेन की, तो प्लेटफॉर्म कितना दिया हुआ है आपको 300 मीटर, तो ट्रेन क्यू की लेंथ कितनी आ गई आपके पास 300 ही आ गई। आगे बोल रहा है इफ रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ ट्रेन P टू दैट ऑफ ट्रेन Q इज 5:3, अगर ये 3 की वैल्यू 300 है तो 5 की वैल्यू 500 हो गई, हाँ जी बिल्कुल हो गई, बिल्कुल हो गई। तो आपसे पूछ क्या रहा है ट्रेन देन फाइंड, तो ट्रेन P की स्पीड निकालनी पड़ेगी अपने को, ट्रेन P की स्पीड क्या आएगी, टोटल लेंथ अगर वो दोनों आपस में पहले सेम डायरेक्शन में चलते हुए क्रॉस करती हैं तो 800 लेंथ थी, कितने टाइम में क्रॉस कर रही है उसको 40 सेकेंड में, तो ओवरऑल उनकी स्पीड क्या आ जाएगी 20। ये स्पीड 20 क्या होता है, उनकी जो डिफरेंस होता है, अगर मतलब P की स्पीड और माइनस Q की स्पीड बराबर 20 आ रही है, P की अपने को Q की अपने को 20 पहले दे रखा है, उधर लेके जाएंगे तो P की 40 आ गई, हाँ जी आ गई,
तो P एक पोल को क्रॉस कर रही है, मतलब खुद की लेंथ को क्रॉस करेगी। खुद की लेंथ P की कितनी है? 500। 40 की स्पीड से क्रॉस करेगी तो उसको टाइम कितना लगेगा? 25/2 सेकेंड। यही इसका आंसर था। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ऐसे नहीं है, पूरे जो 300 क्वेश्चन है अर्थमेटिक सबका सॉल्यूशन देखेंगे। डेली हम 20-20 क्वेश्चन देखते हैं, और उसके बाद परसों, मतलब 1 या 2 दिन में 20 और 21 के समथिंग, आपका 25 को आरआरबी पीओ का पेपर है ना, तो 20-21 के समथिंग में एक दिन आरआरबी पीओ मेंस मैथ का लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर 2020 का मेमोरी बेस्ड, और एक दिन रीजनिंग का पेपर, दोनों पेपर आपको सोल्व करा दूंगा इसी चैनल के ऊपर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि जो ही वीडियो अपलोड हो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो कैसा लगा सेशन आपको, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन यहीं एंड करते हैं।